हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम शानदार मस्त चल रही होगी। आज आपको हम साइंस एंड टेक की 9वीं क्लास में नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज की नीड है, इसीलिए हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बिल्कुल चांस बनते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम। नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, आपसे अगर पूछे कि भाई व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी, तो सीधा सीधा बताना कि भाई जहाँ पे पदार्थों को परमाणु और आणविक स्तर पर नैनो स्केल में, नैनोमीटर में मापा जाता है, नियंत्रित किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ को परमाणु और आणविक स्तर पर नैनोमीटर स्केल पर नियंत्रित और हेर फेर किया जाता है। और टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ स्केल की, तो कहते हैं इसमें अत्यंत छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है। कह रहा है इसका उपयोग रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में, भौतिकी सामग्री विज्ञान, इंजीनियरिंग जैसे सभी विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है। अगर मैं मानक पैमाने की बात करूं तो 1 नैनोमीटर बराबर, कह रहा है 1 नैनोमीटर का पैमाना 1 से 100 नैनोमीटर के बीच की कणों का अध्ययन एवं अनुप्रयोग किया जा सकता है इसके माध्यम से, जिसमें 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के होता है। कह सकते हो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। मानव बाल की मैं बात करूं तो लगभग 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर मोटा होता है मानव का बाल। अगर आप ह्यूमन का एक बाल हेयर लोगे ना, तो वो भी 1 नैनोमीटर से लगभग 80,000 गुना या 1 लाख गुना मोटा होता है। तो अब आप देख लो कितनी छोटी चीज़ों का अध्ययन नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अगर आप एक पन्ने की भी मोटाई देखोगे ना, कागज का पन्ना, तो वो भी लगभग 1 लाख नैनोमीटर मोटा होता है। तो 1 नैनोमीटर कितना छोटा हो गया, आप यहीं से अपना आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने जो बेसिक सी चीज़ आपको पढ़ाई है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने नॉर्मल सी बात बताई है कि भाई यहाँ 1 नैनोमीटर स्केल के बराबर मोटाई वाली वस्तु होंगी, पदार्थ होंगे। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 1959 भौतिक विज्ञानी हैं जिनका नाम है रिचर्ड पी फेमिन ने कैलटेक में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण में का शीर्षक था नीचे अभी बहुत जगह है, There's plenty of room at the bottom। कह रहा उन्होंने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत परमाणुओं को हेर फेर करना संभव है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से परमाणु को देखोगे तो उनको मैनिपुलेट करना पॉसिबल है। ये बात रिचर्ड पी फेमिन ने कही थी। ये आप देख रहे होंगे फोटो उनकी। वहीं दूसरे साइंटिस्ट थे नोरियो तानीगुची। 1974 में ये जापान के थे। इन्होंने पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पूछ लेगा सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सीधे सीधे बता देना नोरियो तानीगुची। ये कहाँ के थे, तो ये जापान के थे। कह रहा उन्होंने इसका उपयोग सेमीकंडक्टर प्रतिक्रिया, सेमीकंडक्टर जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, उनकी पतली फिल्म जमाव के वर्णन में इसका क्या किया था, सबसे पहले अध्ययन किया था। मॉलिक्यूलर नैनोटेक के जनक आपसे पूछे तो एरिक ड्रेक्सलर हैं। तो एरिक ड्रेक्सलर की अगर मैं बात बताऊं तो 1980 के दशक में नैनो टेक्नोलॉजी की जो कंसेप्ट था उसे लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया, एरिक ड्रेक्सलर ने किया था। कह रहा इन्हें अक्सर आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी तकनीकी का जनक माना जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है इनिग ऑफ क्रिएशन मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इनिग ऑफ क्रिएशन ये है किताब का नाम। ठीक है। मॉलिक्यूलर असेंबलर की मैं अगर बात करूँ तो आणविक असेंबलर का विचार इन्होंने दिया, एक मशीन में जो परमाणु दर परमाणु संरचनाओं का निर्माण कर सकती है। ये सब आइडिया मॉलिक्यूलर असेंबलर के अंतर्गत समझा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं ये मशीन कर रही नहीं कर रही। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो नैनो स्तर पर पदार्थ अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है कि भाई जब हम कह रहे हैं हेर फेर किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो आखिरकार नैनो स्तर पर ये पदार्थ जो होते हैं वो डिफरेंट बिहेवियर क्यों करते हैं। तो कह रहा है इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो गुण, रंग मजबूती प्रतिक्रियाशील दिखाते हैं, तो जिसमें पहला है सतह क्षेत्रफल में वृद्धि का होना। ठीक है ना। कह सकते हो आप लोग ये छोटे छोटे टुकड़े एक बड़े टुकड़े से क्या किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसमें उन्होंने सबसे मुख्य कारण ये बताया था कि सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि का एक कारण होता है कि जब कोई पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है तो निश्चित रूप से जो रासायनिक प्रतिक्रियाशील है उसको बदल देता है। ठीक है। कह रहे जब आप किसी भी बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं तो उसका कुल आयतन वही रहता है, लेकिन सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। आयतन में चेंज नहीं आएगा
लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आप देख रहे होंगे, ये क्षेत्रफल बढ़ गया, इसका ये क्षेत्रफल है, इसका ये क्षेत्रफल, तो अपने आप बढ़ गया छोटे छोटे पीस करने पर। तो कह रहा है नैनो स्तर पर पदार्थ के अधिकांश परमाणु सतह पर होते हैं, ना कि उसके अंदर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ता है, सतह क्षेत्रफल बढ़ता है। कह रहा सतह पर मौजूद परमाणु बहुत अस्थिर होते हैं और दूसरे के साथ तेजी से क्या कर लेते हैं, प्रतिक्रिया कर लेते हैं। परिणाम यही है कि पदार्थ अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। ठीक है ना। कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाशील होने का कारण क्या है, तो जब किसी बड़े पदार्थ को छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित किया जाता है तो छोटे छोटे पदार्थ बहुत तेजी से अन्य पदार्थ के साथ क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। वहीं आपको एक मैं गोल्ड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे, सामान्य सोना है और ये नैनो सोना है, ये प्रतिक्रियाशील है। कह रहा सामान्य सोना किसी से प्रक्रिया नहीं करता है, इनर्ट होता है, लेकिन नैनो सोना बहुत प्रक्रियाशील होता है। इसका उपयोग रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जब रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, इसका मतलब उसने प्रतिक्रिया की होगी। वहीं मैं आपको विस्फोट के रूप में समझाने की प्रयास करूं तो कह रहा साधारणतः एल्युमिनियम का एक टुकड़ा स्थिर होता है, ये आप देख रहे होंगे, लेकिन नैनो एल्युमिनियम इतना प्रतिक्रियाशील होता है कि वह विस्फोटक बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या बन जाता है, विस्फोटक बन जाता है। वैसे सोने का सामान्य रंग जो होता है वो पीला होता है, और नैनो सोना जो होता है लाल और बैंगनी रंग का भी हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे क्वांटम प्रभाव की, पहला तो मैंने बता दिया सतही क्षेत्र, दूसरा क्या है, क्वांटम प्रभाव। तो कह रहा है यह कारण पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे रंग है, बिजली है और चुंबकत्व को बदल देता है। तो क्वांटम प्रभाव जो होता है वो किसी भी पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज को, भौतिक गुण को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है। कह रहा है जब कण का आकार बहुत छोटा हो जाता है तो न्यूटन के भौतिकी के नियम से, न्यूटन का जो भौतिकी का नियम है वो काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, और क्वांटम यांत्रिकी के नियम क्या हो जाते हैं, फिर लागू हो जाते हैं, है ना। जब कण का आकार छोटा हो जाता है ना, तो उस समय न्यूटन का जो भौतिकी नियम है वो काम करना बंद कर देता है, और यहीं पे फिर क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स का नियम क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। कह रहा सामान्य पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, लेकिन नैनो कणों के में कह रहा नैनो कणों में जगह इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, जिसे क्वांटम कन्फिनमेंट कहते हैं। ठीक है। कह रहा है इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर भी क्या हो जाता है, देखो यहां देख रहे हैं आप लोग, बदल जाता है। परिणाम क्या निकलता है, पदार्थ अलग अलग रंग की रोशनी को अवशोषित करता है और अलग अलग रंग की रोशनी को उत्सर्जित करता है। मतलब अलग अलग रंग की अवशोषित और अलग ही रंग की क्या कर देता है, उत्सर्जित करता है। आगे की अगर मैं परिणाम की बात करूं तो कह रहा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जैसे बिजली है, कह रहा कुचालक पदार्थ सुचालक बन जाते हैं। चुंबकत्व, कह रहा जो पदार्थ चुंबक नहीं होते वो चुंबकत्व बन जाते हैं। तो ये किसकी वजह से, ये क्वांटम प्रभाव की वजह से ऐसा होना पॉसिबल होता है। वही मैं सोने का एग्जांपल दूं तो मैंने आपको बताया था, गोल्ड सामान्य स्तर पर पीला होता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन नैनो स्तर पर लाल और बैंगनी क्रियाशील हो जाता है। वही सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, आप ये सिलिकॉन देख रहे होंगे, सामान्य सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, लेकिन नैनो स्तर पर यह प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है। वही मैं चांदी की बात करूं आपसे तो कह रहा है नैनो सिल्वर में जबरदस्ती एंटी बैक्टीरियल गुण आ जाते हैं। किसमें, तो भैया नैनो सिल्वर में। वही कार्बन की बात करूं तो कह रहा कार्बन नर्म होता है, लेकिन नैनो ट्यूब्स स्टील से 100 गुना क्या होता है, मजबूत होता है। तो नैनो में बदलाव की वजह से बहुत सारे चेंज जो है देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा क्वांटम प्रभाव, ये दिमाग में नोट रहना चाहिए। इसी के साथ अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी की तकनीकी कौन कौन सी हैं। तो कह रहा है नैनो स्तर पर निर्माण की दो मुख्य विधियां हैं, एक तो पत्थर से ईंट और एक मिट्टी से ईंट। मतलब कह सकते हो आप लोग, एक टॉप डाउन विधि और एक बॉटम अप विधि। अगर मैं टॉप डाउन विधि की बात करूं तो कह रहा है इनमें इसमें बड़े पदार्थ का काटकर, चिसकर या काटकर या पीसकर नैनो आकार में छोटा किया जाता है, और यह पत्थर के ब्लॉक से क्या मूर्ति तराशने जैसा होता है। इस विधि को हम टॉप डाउन विधि कहते हैं। जैसे लिथोग्राफी का उपयोग करके कंप्यूटर चिप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका, लिथोग्राफी का प्रयोग करके। तो ये डाउन और टॉप डाउन विधि के अंतर्गत आता है। वहीं आपसे बॉटम अप विधि पूछे तो कह रहा है इसमें परमाणु दर परमाणु, अणु दर अणु जोड़कर नया पदार्थ बनाया जाता है, और इसे असली नैनो तकनीकी माना जाता है। कह रहा है ईंटों का उपयोग करके दीवार बनाने जैसा है। तो कह रहा है कार्बन नैनो ट्यूब जो होते हैं, CNT, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब, सेल बस असेंबली, रासायनिक संश्लेषण, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बॉटम अप विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इसी में महत्वपूर्ण नैनो मटेरियल्स की बात करूं,
कौन कौन से महत्वपूर्ण नैनो मटेरियल्स हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। ग्राफीन आप सब लोग जानते होंगे, कार्बन परमाणु की एक परमाणु कह रहा है, ग्राफीन जो ना वो कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है ना। कह रहा है यह कार्बन परमाणु की एक परमाणु मोटी परत है जो षटकोणीय जाल में व्यवस्थित होती है, तो इस तरह से व्यवस्थित होती है ये ग्राफीन। यह कार्बन का एक एलोट्रॉफी होता है। कह रहा 2D मटेरियल, यह दुनिया की पहली 2D द्वियामी सामग्री मानी जाती है, क्योंकि इसकी मोटाई केवल परमाणु के बराबर होती है, एक परमाणु के बराबर होती है इसकी मोटाई, किसकी, ग्राफीन की, इसीलिए इसे 2D माना जाता है, 3D नहीं। वहीं मैं थर्मल कंडक्टर की बात करूं तो एक तो 2D मटेरियल हो गया, एक थर्मल कंडक्टर की बात कह रहा है। ग्राफीन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, केवल बिजली का ही नहीं बल्कि ऊष्मा का भी। अब तक का ज्ञात सबसे अच्छा सुचालक कौन है भाई, ग्राफीन ही है। कह रहा है दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, स्टील से 200 गुना मजबूत है। कह रहा है बिजली का बेहतरीन सुचालक और पारदर्शी है। अगर वही मैं उपयोग की बात करूं तो जैसे टच स्क्रीन, बैटरी, लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स, खारे पानी को मीठा बनाने वाली फिल्टरी मतलब डिसेलिनेशन मेम्ब्रेन आदि में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आपके जो आरओ होते हैं उसमें भाई यही तो बनाया जाता है, मीठा पानी बनाने के लिए, ठीक है। कह रहा है 2010 में अपने कार्य के लिए आंद्रे ग्रीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलेव को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी बात के लिए। ग्राफीन की मुख्य विशेषता आपको पता ही है, एक परमाणु मोटी परत, दुनिया की पहली 2D परत, स्टील से 200 गुना मजबूत, ऊष्मा व बिजली का उत्कृष्ट सुचालक भी और पारदर्शी भी है ये, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपसे ग्राफीन के ही बारे में, ठीक है ना, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया ग्राफीन के बारे में, ठीक है ना। यही मैं CNT के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, किसके बारे में, CNT के बारे में। कह रहा CNT की खोज 1991 में जापानी वैज्ञानिक सुमियो इजिमा, किसने, सुमियो इजिमा, इनका नाम याद रखना, किसका, सुमियो इजिमा का नाम आप याद रखोगे। कह रहा जब ग्राफीन की शीट को बेलन के आकार में मोड़ा जाता है तो CNT बनती है। कह रहा बुलेट प्रूफ जैकेट, हल्के विमान के पुर्जे, कैंसर के इलाज में दवा का वितरण, ये सब में काम आता है CNT। CNT मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रख लेना, एक तो SWCNT और एक MWCNT। SW का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, मतलब एक पतली परत। एक होता है मल्टी बॉन्ड कार्बन नैनो ट्यूब, एक कह रहा है एक के अंदर एक कई परतों वाली। तो ये फ्लोरीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मतलब ग्राफीन के बारे में। अब अगला टॉपिक है हमारा फ्लोरीन, कौन सा, फ्लोरीन। फ्लोरीन C60 होता है, ये ध्यान रखना, कुछ इस तरह की फुटबॉल जैसी इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, आप लोग देख रहे होंगे। यही अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है ना, ये आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है यह कार्बन 60 परमाणु से बनी एक खोखली गोलाकार संरचना होती है जो फुटबॉल जैसी दिखती है, आप ये देख भी रहे होंगे। इसे बंकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। इसके नाम का श्रेय अमेरिकी वास्तुकार थे रिचर्ड बंकमिंस्टर फुलर, उनके नाम के लिए जाता है। कह रहा क्योंकि आकार उनके द्वारा डिजाइन किए गए भूगोलविद गुम्बद जैसा दिखा था। 1996 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट कर्ल, हेरोल्ड क्रोटो और रिचर्ड स्मोली को फ्लोरीन 16 की खोज के लिए दिया गया था। 3 वैज्ञानिकों को। कब दिया गया, 1999 में। उपयोग क्या है, दवा का वितरण, स्नेहक वगैरह, उत्प्रेरक वगैरह में फ्लोरीन का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। क्या चिकित्सा में उपयोग का कारण बताऊं तो फ्लोरीन अंदर से खोखला होता है, इसीलिए वैज्ञानिक इसे शरीर के किसी विभिन्न अंग तक दवा पहुंचाने के लिए एक पिंजरे के रूप में करते हैं। किसका प्रयोग, फ्लोरीन का, आसानी से वहां मेडिसिन पहुंचाई जा सकती है। वहीं मैं अगर क्वांटम डॉट्स की बात करूं तो 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मोगी बॉम्बेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया था क्वांटम डॉट्स में, ठीक है ना। ये नाम याद रखना, आप लोग नाम याद रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं क्वांटम डॉट्स, कह रहा क्वांटम डॉट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से निकलने वाले प्रकाश का रंग और आकार, कह रहा प्रकाश निकलने वाले प्रकाश का रंग इनके आकार पर निर्भर करता है। रंग जो है ना वो आकार पर निर्भर करता है, ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है, ठीक है। कह रहा जब नैनो कण बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उस पर छोटे से क्षेत्र में दब जाते हैं, जिससे उनके ऊर्जा स्तर बदल जाते हैं और अलग अलग रंग का प्रकाश निकलता है। प्रकाश का कलर चेंज करने का कारण यही होता है कि नैनो कण जब छोटे छोटे हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उस छोटे क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा स्तर जो है ना वो बदल जाता है और कलर भी चेंज होने लगता है, अलग अलग प्रकार के कलर प्रकाश निकलने लगता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे छोटे क्वांटम नीला प्रकाश देता है, बड़े क्वांटम लाल प्रकाश देते हैं। कह रहा है ये सूक्ष्म अर्धचालक कण होते हैं जो विद्युत या प्रकाश लगाने पर विशिष्ट आवृत्तियों का प्रकाश क्या करते हैं,
उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। उपयोग की बात करूँ तो ध्यान रखना एलईडी टीवी स्क्रीन, है ना, वाइब्रेंट कलर्स वगैरह, सोलर सेल वगैरह, मेडिसिन इमेजिंग वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। सेल अगर मैं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की बात करूँ तो कह रहा है चांदी के नैनो कण में शक्तिशाली रोगाणु रोधी, मतलब एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं किसमें, चांदी जब नैनो कणों में चेंज होती है उस समय पे, ठीक है ना। यही मैं उपयोग की बात करूँ तो घाव बांधने वाली पट्टियों, वाटर फीवर, पसीने की बदबू रोकने वाले कपड़े में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वही मैं बात करूँ आपसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड की TiO2 और जिंक ऑक्साइड की नैनो पार्टिकल की, तो इनकी खासियत क्या है, ये अल्ट्रावायलेट किरणों को बेहतरीन तरीके से सोखते हैं और परावर्तित करते हैं। ज़्यादातर जो सनस्क्रीन क्रीम वगैरह होती है वहाँ यही तो यूज किया जाता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, है ना, सनस्क्रीन और कॉस्मेटिक में प्रयोग किया जाता है। कह रहा नैनो आकार के कणों के कारण ये त्वचा पर वह सफ़ेद परत नहीं छोड़ते जो पुरानी सनस्क्रीन क्रीम छोड़ती है, तो ये ध्यान रख लेना। वहीं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है इनका उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने, जहाँ सोने के कणों को गर्म करके कैंसर कोशिकाओं को जलाया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा उपयोग है, ठीक है। वहीं नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में किया जाता है, लक्षित औषधि के वितरण में किया जाता है। कह रहा नैनो कण सीधे कैंसर कोशिकाओं तक दवा पहुंचाते हैं जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं होता, जैसे कीमोथेरेपी में बाल को चढ़ने जैसे दुष्प्रभाव कम देखने को मिलते हैं लक्षित औषधि वितरण के कारण। लैब ऑन ए चिप की बात करूँ तो कह रहा खून का एक बूंद से कई बीमारियों की जांच करना, ये नैनो टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग है। नैनो टेक्नोलॉजी आई है तब से ये पॉसिबल हो पाया है। वहीं गोल्ड नैनो सेल की बात करूँ तो ये कैंसर ट्यूमर को गर्मी में नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। वहीं लिपिड नैनो पार्टिकल्स की बात करूँ तो कह रहा कोविड-19 की mRNA वैक्सीन जैसे फाइजर और मॉडर्ना को सुरक्षित रूप से हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए LNP का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कह रहा है हाल के वर्षों का सबसे बड़ा नैनोटेक अनुप्रयोग है। अगर मैं इसके अन्य उपयोग की बात करूँ तो कह रहा है घाव बांधने वाली पट्टियाँ, वाटर फीवर, पसीने की बदबू रोकने वाले कपड़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक डाइऑक्साइड, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। विशेषता आप लोग अच्छे से क्या कर लेना, तैयार कर लेना। अन्य नैनो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो और भी इसके साथ साथ बड़े एप्लीकेशंस हैं इसके, जैसे वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है TiO2 का प्रयोग जल शोधन में, ठीक है। और उसमें जो है नैनो सिल्वर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सब याद रखना, कभी पूछा जा सकता है ना। कह रहा पानी से आर्सेनिक, फ्लोराइड और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल में भी किया जाता है। कह रहा नैनो कैटेलिस्ट गाड़ियों से निकलने वाले धुओं को क्या करता है, कम करता है। कृषि में भी नैनो यूरिया, इफ्को ने नैनो यूरिया बनाया है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये पौधे द्वारा आसानी से सोख लिया जाता है, जिससे बर्बादी क्या होती है, कम होती है। नैनो प्लास्टिसाइड की बात करूँ मैं तो ध्यान रखना ये मोर इफेक्टिव इन स्मॉलर क्वांटिटी होता है। नैनो कीटनाशक कह रहा कम मात्रा में अधिक प्रभावी होता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, है ना, सेल तक दवाई को वो करने में, ठीक है, लक्षित, ये मैंने कई चीज़ बताई थी, लक्षित दवा वितरण करने में। लैब ऑन ए चिप के बारे में बता दिया मैंने आपको। गोल्ड नैनो सेल्स मतलब कैंसर ट्यूमर को गर्मी से नष्ट करने के उपयोग में किया जाता है। तो ये भी आप बेसिक सी बात क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। वहीं नैनो तकनीकी के अन्य अनुप्रयोग की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कह रहा लचीले स्क्रीन, ग्राफीन का उपयोग करके संभव किया जाता है। छोटे और तेज प्रोसेसर की बात करूँ तो ट्रांजिस्टर का आकार छोटा करके 3 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर चिप्स आ रही है, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर का आकार कितना छोटा कर दिया है और चिप में चेंज कर दिया। ये किसकी वजह से हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। पहले ट्रांजिस्टर आते थे कितने बड़े बड़े होते थे, आज चिप जो है छोटी सी उतना काम कर देती है, ठीक है ना। कपड़ा उद्योग में कह रहा सिल्वर नैनो कपड़ों को एंटीबैक्टीरियल और गंधरहित बनाते हैं। कपड़ा उद्योग में भी इसके कह रहा हाइड्रोफोबिक नैनो कोटिंग के रूप में कपड़ों को वाटर प्रूफ, दाग धब्बे रहित बनाती है ना। लोटस इफेक्ट भी इसे कहते हैं, लोटस इफेक्ट की तरह क्या करती है, काम करती है, ठीक है ना। वहीं अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र की बात करूँ तो कह रहा है स्टील तकनीकी में कह रहा लड़ाकू विमानों पर नैनो मटेरियल जैसे कार्बन नैनो ट्यूब की कोटिंग की जाती है जो रडार की तरंगों को सोख लेते हैं, जिससे विमान दुश्मन के रडार में दिखाई नहीं देता है। वहीं अंतरिक्ष एलिवेटर की बात करूँ तो कह रहा है भविष्य में पृथ्वी से अंतरिक्ष तक लिफ्ट बनाने की परिकल्पना की जा रही है, पृथ्वी से अंतरिक्ष तक, जिसका केवल कार्बन नैनो ट्यूब से बनाने का प्रस्ताव है। कह रहा है क्योंकि केवल CNT में ही इसकी इतनी मजबूती है, इतने लंबे केबल का तनाव क्या कर सके, सहन कर सके। तो ये बहुत आगे की बातें हैं, कहने में अच्छी लग रही है लेकिन अभी पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं है। कह रहा भारत ने
सरकारी पहलों और शैक्षणिक अनुसंधान के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, मिशनों की शुरुआत की है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहल की बात करूँ तो ANSTI इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। भारत में नैनो तकनीकी को संस्थागत रूप देना पहली सरकारी प्रयास था। ये कह रहा मुख्य उद्देश्य ये था कि उभरते हुए क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना। लैब टू मार्केट की बात करूँ तो प्रयोगशालाओं से बाजार तक कह रहा उत्पादों को ले जाना, जैसे पानी का शुद्धिकरण, त्वचा विकास आदि में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। वही नोडल एजेंसी की बात करूँ तो DST, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। वहीं कह रहा है इस मिशन को लागू करने और निगरानी करने के लिए ये क्या है, नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। वहीं नैनो मिशन की बात करूँ तो ये 2007 में शुरू किया गया था। NSTI का उन्नत रूप था। नोडल एजेंसी भी इसकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक थी। कह रहा बजट में 5 वर्षों के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया था। मुख्य उद्देश्य यही था इसका, बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, नैनो तकनीकी में कुशल मानव संसाधन क्रिएट करना, MSc MTech PhD स्तर पर। कह रहा उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच BBB मॉडल को बढ़ावा देना, ठीक है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नैनो मिशन परिषद की बात करूं तो कह रहा है यह भारत में नैनो मिशन को दिशा निर्देशित करने वाली शीर्ष संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर CN राव, इनका नाम याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है, प्रोफेसर CN राव, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी है, जैसे आइकॉनसेट जो है कह रहा है नैनो मिशन के तहत भारत नियमित रूप से नैनो विज्ञान पर आइकॉनसेट नामक एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन आयोजित करता है, तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाता है। तो इसे भी ध्यान रखना, ये एक सम्मेलन है। कह रहा भारत में नैनो तकनीकी के जनक की बात करूँ तो प्रोफेसर CN राव, कह रहा चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। इनका नाम भी याद रखना। मुख्य उद्देश्य मैंने सब आपको बताई थी। नोडल एजेंसी भी हमने आपको बता दी, इस परिषद के बारे में भी हमने आपको डिस्कशन कर ही दिया है, ठीक है। वहीं वैश्विक उपलब्धि की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर कौन है, भारत है, ध्यान रख लेना। भारत के प्रमुख नैनो अनुसंधान कह रहा भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए, जैसे INST इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मोहाली पंजाब में है, ध्यान रखना। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी नैनो मिशन के तहत। कह रहा है नैनो मिशन के तहत स्थापित भारत का पहला एकमात्र स्वायत्त संस्था है जो 100% नैनो विज्ञान अनुसंधान जैसे कृषि, चिकित्सा और ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है, समर्पित है। वहीं अगर हम बात करें JNCASR की, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1989 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा DST द्वारा की गई थी। कह रहा ये प्रोफेसर CN राव के नेतृत्व में स्थापित यह संस्था नैनो मटेरियल्स के निर्माण अनुसंधान के मामले में भारत का सबसे अग्रणी और प्रतिष्ठित केंद्र है। इसके साथ ही नेक्स्ट है CENSE, सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये IISc बेंगलुरु में है। स्थापना इसकी 2010 में की गई थी, ठीक है ना। कह रहा भारत विज्ञान संस्था में स्थित CNSE भारत में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो डिवाइस के निर्माण में सबसे प्रमुख अत्याधुनिक केंद्र अभी तक क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है ना। और ये दोनों ही संस्था भारत में महत्वपूर्ण क्या कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ CEN की, तो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये IIT बॉम्बे और IISc ने मिलकर बनाया है। स्थापना 2006 में हुई थी इसकी, ठीक है ना। फिर IIT बॉम्बे और IISc बेंगलुरु में की गई थी इसकी स्थापना, और ये केंद्र मुख्य रूप से सिलिकॉन चिप्स, सेमीकंडक्टर और नैनो सेंसर के विकास पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जो चिप आती हैं वो क्या होती हैं, सिलिकॉन की तो होती हैं, ठीक है। वहीं SN बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र की बात करूँ तो ये कहाँ पे है, कलकत्ता में 1986 में बनाया गया था। कह रहा है केंद्र भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस को समर्पित है। यह संस्थान नैनो फिजिक्स, क्वांटम डॉट्स, नैनो मैग्नेटिज्म के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक अनुसंधान करता है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी चुनौती क्या है, तो इसकी वजह से काफ़ी जोखिम होता है नैनो प्रदूषण का, काफ़ी नैतिक चिंताएं भी होती हैं, क्योंकि जहरीले पदार्थ बनते हैं। कह रहे नैनो कण अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, वे बड़े कणों की तुलना में अधिक अलग व्यवहार करते हैं। वे मानव स्किन, फेफड़े को आसानी से भेज सकते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद वे रक्त में प्रवाह कर सकते हैं, और यहाँ ब्लड और ब्रेन बैरियर जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे गंभीर समस्या बनती है, ठीक है। वहीं ग्रे गू सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो कह देना ये दुनिया के अंत का एक काल्पनिक सिद्धांत है। दुनिया के अंत का क्या है, ग्रे गू सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत है। यदि सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनोबोट्स, मतलब स्वयं अपनी नकल बनाने वाले रोबोट्स नियंत्रित से बाहर हो सकते हैं, तो वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए पृथ्वी के सभी कार्बनिक पदार्थों को खा सकते हैं, और अंत में केवल निर्जीव ग्रे थू नहीं ग्रे गू का ही ढेर बचेगा, ठीक है।
उच्च लागत की अगर मैं बात करूँ तो ये भी चिंता का विषय है। कह रहा इस तकनीकी के लिए उन्नत उपकरण, सटीक निर्माण वातावरण, क्लीन रूम की आवश्यकता होती है। कह रहा यह वर्तमान में काफ़ी महंगी है और विकासशील देशों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना इसका क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नैनो तकनीकी की चुनौतियों और चिंताओं के बारे में, तो भैया मैंने ये बता ही दिया आपको, ये सिद्धांत बता दिया। अब कह रहा है नैनो कणों को कैसे देखा जा सकता है, तो आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो दृश्य प्रकाश का उपयोग करके आसानी से देख सकते हो। ठीक है ना। कह रहा है ये कण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। वहीं सेम की बात करूँ तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं इसे। कह रहा है ये नमूने की सतह की छवि बनाने के लिए प्रकाश के बजाय इलेक्ट्रॉन की एक किरण होती है का प्रयोग करती है। कह रहा टेम क्या होता है, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म नमूने के आर पार निकल जाते हैं। इसका उपयोग कोशिकाओं या पदार्थों की आंतरिक संरचनाओं के लिए किया जाता है। एसटीएम की बात करूँ तो स्कैनिंग टनिंग माइक्रोस्कोप का इसका आविष्कार गाई बिनिंग और हेनरिक रोहरर ने किया था। ठीक है। यह वैज्ञानिकों को व्यक्तिगत परमाणुओं को देखने में क्या है, सक्षम है। ठीक है ना। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी में जहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वो हमने पढ़ाने का आपको प्रयास किया है। आप लोग बताना क्लास कैसी लगी। अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सभी बच्चे कमेंट में ये जो मैंने पढ़ा है, कौन सिद्धांत कब आया, इन सब के बारे में हम बताना। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी और आप लोगों को बताना ही है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, विश्व में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है। ठीक है ना। ये सब आपको बताना है, नैनो रोबोट्स। ठीक है ना। ये सब के बारे में आपको कमेंट में लिखना है। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।